तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक स्पीच में ये बोला कि वो चाहते हैं कि एक यूएफसी इवेंट हो, वो भी व्हाइट हाउस के अंदर, जो कि लिटरली अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है। We're going to have a UFC fight. Think of this on the grounds of the White House. Championship fight, full fight. तो इस न्यूज के बाद हमें पब्लिक से एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला और मैं डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर इतना ज्यादा भरोसा तो नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं इस इवेंट से रिलेटेड पॉसिबल फाइट्स के बारे में सोच रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि अभी यूएफसी के अंदर एक भी अमेरिकन चैंपियन नहीं है। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगले कुछ सालों तक एक अमेरिकन यूएफसी चैंपियन देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, उनके पास केला हैरिसन है, लेकिन यहाँ पर मैं फीमेल फाइटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये काफी ज्यादा वियर्ड बात है क्योंकि ये स्पोर्ट स्टार्ट ही अमेरिका के अंदर हुआ था। और हाँ, माना कि उस टाइम पर यूएफसी को ग्रेसीज डोमिनेट करते थे जो कि ब्राजीलियंस थे, बट स्टिल अभी तक स्पोर्ट में सबसे ज्यादा चैंपियंस अमेरिकन ही रहे हैं। और यूएफसी के रोस्टर में एक लास्ट अमेरिकन चैंपियन बचा था, हम सबका फेवरेट फाइटर जॉन बोन्स जोन्स, जो कि अब रिटायर हो चुका है थैंक्स टू एस्पिनल, लेकिन अब वो भी टेस्टिंग पूल में वापस आ चुका है क्योंकि वो इस इवेंट के अंदर फाइट करने में इंटरेस्टेड है। और इससे पहले अमेरिका के पास था बिलाल मोहम्मद जो अपनी लास्ट फाइट जेडीएम से हारा है, और शॉन ओमैली जो अपनी लास्ट फाइट में जॉर्जियन फाइटर मराब से कंप्लीटली डोमिनेट हुआ है। और अगर हम बात करें फ्यूचर अमेरिकन चैंपियंस की तो यहाँ पर भी फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है क्योंकि देखो फ्लाईवेट डिवीजन की अगली फाइट होने वाली है जोशुआ वैन और पेंटोजा के बीच में, तो ये दोनों ही अमेरिकन नहीं है और ना फ्लाईवेट डिवीजन में कोई एक ऐसा अमेरिकन फाइटर है जो पेंटोजा को हरा सकता है। बैंटमवेट डिवीजन का चैंपियन है मराब दिवालिशविली जो कि एक जॉर्जियन है और वो भी काफी ज्यादा अनबीटेबल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मराब की फाइट कोरी सैंडिगन से है जो कि एक अमेरिकन फाइटर है और मुझे लगता है कि ये फाइट मराब ही जीतेगा। उसके ऊपर जाएंगे तो आता है फेदरवेट डिवीजन जिसका चैंपियन है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो कि एक ऑस्ट्रेलियन है, ऑसी। और इस डिवीजन में कंटेंडर्स हैं जैसे कि डिएगो लोपेज और मोवज़ारिव्लोव, तो ये दोनों ही अमेरिकन नहीं है। और अगर बात करें इस डिवीजन के एक अमेरिकन फाइटर की तो एल्जिमेन स्टर्लिंग अपनी लास्ट फाइट मोवज़ार से ही हारा था। और उसके बाद आता है फैंस का चहीता लाइटवेट डिवीजन जिसका चैंपियन है इलिया टुपोरिया जिसने अपनी लास्ट फाइट में चार्ल्स हॉलिवेयर को ब्रूटली नॉकआउट करा है। और इलिया एक जॉर्जियन और स्पेनिश है, तो लाइटवेट डिवीजन में मैक्स हॉलवे जैसा अमेरिकन फाइटर है जिसको इलिया ऑलरेडी हरा चुका है, तो हो सकता है मेरी मैच शायद ही देखने को मिले। और इस डिवीजन का दूसरा अमेरिकन कंटेंडर है जस्टिन गेची जो मुझे नहीं लगता इलिया को हरा सकता है। और सच बताऊं तो इस पॉइंट पे मुझे नहीं पता कि इलिया को कौन हरा सकता है। तो इसके बाद आता है वेल्टरवेट डिवीजन जिसका चैंपियन है जैक डेला टेडामेड़ा जिसने अपनी लास्ट फाइट में पैलेस्टीनियन अमेरिकन फाइटर बिलाल मोहम्मद को हराया था, और अब उसकी नेक्स्ट फाइट होने जा रही है इस्लाम माकाशिफ से जो कि एक अमेरिकन है। मजाक कर रहा हूँ। और सच बताऊं तो वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर अभी भी काफी अच्छा अमेरिकन टैलेंट है जैसे कि शॉन ब्रेडी, कमारू उस्मान, जिनको हो सकता है फ्यूचर में टाइटल शॉट मिले भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस्लाम, शफकात या जेडीएम को हरा सकते हैं। और इसके बाद आता है यूएफसी के सबसे ज्यादा टेक्निकल फाइटर ड्रिकस डुप्लेसी का डिवीजन। सो ड्रिकस एक साउथ अफ्रीकन है और उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है हमजा शिमाएव जो कि एक चेचन है, और इनकी फाइट का विनर फाइट करेगा नसरुद्दीन इमामोव और कायो बुरालो की फाइट के विनर से। और हाँ, ये दोनों भी अमेरिकन नहीं है। और अगर बात करें इस डिवीजन के अमेरिकन कंटेंडर्स की तो शॉन स्ट्रिकलैंड मुझे नहीं लगता कि बेल्ट दोबारा जीत पाएगा। और इस डिवीजन में अमेरिकन फोक स्टाइल रेसलिंग प्रोस्पेक्ट बोनिकल भी है जिसके लिए अपने लास्ट लॉस्ट के बाद बेल्ट तक का रास्ता काफी लंबा और मुश्किल होने वाला है। फिर आते हैं अपने लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन अंकलाएव भाई, और आप इसकी शक्ल से बता सकते हो कि एक दागिस्तानी फाइटर है और पता नहीं है बेल्ट जीतने के बाद कौन से पहाड़ पे जाके बैठ गया है, कहीं दिख ही नहीं रहा है बंदा। इसकी नेक्स्ट फाइट प्रोबेबली परेरा के अगेंस्ट एक रीमैच होगी। और इस डिवीजन में जमाल हिल और खलील रॉन्ट्री जैसे अमेरिकन कंटेंडर्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जीरी, एलेक्स या फिर मागोमेड अंकलाएव को हरा सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हेवीवेट डिवीजन की जिसका सेवियर है टॉम एस्पिनल जो कि एक ब्रिटिश फाइटर है और उसने कुछ टाइम पहले एक फिल्टर से अपना डीएनए टेस्ट कराया था जिससे उसको पता लगा कि वो 10% इंडियन भी है। इससे पहले इस डिवीजन का चैंपियन था जॉन जोन्स जो अब रिटायर हो चुका है, और मुझे पता है कि वो एस्पिनल से फाइट करने वापस नहीं आने वाला, लेकिन अगर वो आया भी तो ये फाइट हारेगा। और इस डिवीजन के एक हाईली रैंक्ड अमेरिकन कंटेंडर कर्टिस ब्लेड्स को टॉम एस्पिनल ने अपनी लास्ट फाइट में हराया है। तो आखिर कैसे जिस कंट्री ने स्पोर्ट को स्टार्ट करा था, स्पोर्ट को सालों तक रूल करा था, उसने अपने सारे के सारे चैंपियंस खो दिए हैं। तो आई थिंक इसके पीछे का एक रीजन है ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ एमएमए। एमएमए पिछले कुछ सालों में काफी सारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा राइज हुआ है जिस वजह से इसके ओरिजिन के पीछे जो दो मेन कंट्रीज थी यूएसए और ब्राजील, इन दोनों के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अनलाइक यूएस, ब्राजील के पास एक पेंटोजा जैसा डोमिनेंट चैंपियन है और फाइटिंग नर्ड्स जैसे फ्यूचर चैंपियंस हैं। तो आखिर क्यों यहाँ पर ब्राजील का फ्यूचर अमेरिका से भी ब्राइट लग रहा है? क्योंकि अमेरिकन एमएमए के साथ और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द अमेरिकन एमएमए फाइटर्स का बेस होता है फोक स्टाइल रेसलिंग जो कि एमएमए के लिए काफी अच्छा बेस है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एमएमए का मेटा काफी ज्यादा चेंज हुआ है। एमएमए के अंदर केज रेसलिंग का सिस्टम काफी अच्छे से डेवलप हो गया है जिससे रेसलर्स के टेकडाउन्स को डिफेंड करना और उनके टेकडाउन से खड़ा होना अब पहले से इजी हो गया है। और एक रेसलिंग बैकग्राउंड वाले फाइटर के पास केज रेसलिंग का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस वैसे ही नहीं होता, जिस वजह से एक रेसलर जिसके पास कोई सबमिशन गेम नहीं है और बस टॉप कंट्रोल है, उसके लिए फाइट जीतना अब काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। जिस वजह से अब मॉडर्न डे एमएमए के अंदर सिर्फ रेसलिंग से सक्सेसफुल होना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है।
और अमेरिकन फाइटर्स के डाउनफॉल के अगले रीजन के पीछे के बारे में शॉन स्ट्रिकलैंड ने भी रिसेंटली बात करी थी। Dude, is they don't pay anybody. They don't pay guys shit. So like, the reason why you're seeing everybody in the roster is a fucking Ahmed and Jose and whatever Brazilian name, it's because like the UFC isn't paying you guys money. So I think what you're gonna have is you're gonna have an entire roster filled of just foreigners. तो स्ट्रिकलैंड का ये कहना है कि यूएफसी अपने रोस्टर के अंदर अमेरिकन फाइटर्स को डालना इतना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि अमेरिका एक महंगी कंट्री है और अमेरिकन फाइटर्स को ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि उनके खर्चे भी ज्यादा होते हैं। और जितने पैसे एक अमेरिकन फाइटर अपनी पहली 1-2 फाइट्स में कमाता है, उतने पैसे तो एक वॉलमार्ट में काम करके कमा सकता है 1 साल के लिए। और फॉरेन फाइटर्स की करेंसी काफी ज्यादा वीक होती है, जैसे कि ब्राजीलियंस और रशियंस, तो उनका सस्ते में भी काम चल जाता है, जिस वजह से यूएफसी फॉरेन फाइटर्स को ज्यादा प्रेफर करती है अमेरिकन फाइटर्स की जगह। एंड आई थिंक कि फॉरेन फाइटर्स के यूएफसी में सक्सेसफुल होने का एक और रीजन ये भी है कि उनके अंदर ज्यादा हंगर है। ये लोग काफी ज्यादा डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी लाइफ काफी ज्यादा टफ होती है अनलाइक एन अमेरिकन, जिस वजह से इनके अंदर काफी ज्यादा भूख होती है अपनी और अपनी फैमिली की जिंदगियां बदलने की। और किसी महान इंसान ने सही कहा है कि गरीबी एमएमए के लिए काफी अच्छा बेस है। सो इन द एंड मुझे नहीं लगता कि केला हैरिसन के अलावा हमें यूएफसी के अंदर कोई अमेरिकन चैंपियन देखने को मिलने वाला है अगले 2.5 साल तक। 2.5 साल ज्यादा हो गया, 2 साल तक। और ये लोग अब व्हाइट हाउस में मैकग्रेगर वर्सेस चैंडलर कराने को ट्राई कर रहे हैं, और मैं बिलीव नहीं करने वाला कि ये फाइट होने वाली है जब तक ब्रूस बफर केज में खड़ा होकर इस फाइट को अनाउंस नहीं कर देता। तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पे पंच मारो या केला, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।